Welcome to Magic Fairy Tales. एक दफा का जिक्र है। एक खुशहाल सल्तनत थी जहाँ एक रहमदिल बादशाह और मलका हुकूमत करते थे। उनकी 7 खूबसूरत शहजादियाँ थीं, जिनकी आंखें, रंग और बाल एक जैसे थे, गोया एक ही शहजादी के 7 रूप हों। मगर एक दिन अचानक शोर भागो उठा। भागो, दुश्मन का हमला हो गया है। महल पर हमला हो गया है। अपनी जान बचाओ, सिपाही शहर में दाखिल हो गए हैं। मलका बहुत डर गई। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अपनी सबसे बड़ी शहजादी जिमल को बुलाया और कहा, जमल, मेरी बच्ची, अपनी बहनों को लेकर किसी महफूज मकाम पर चली जाओ। दुश्मनों ने सल्तनत की बहुत सी इमारतें तबाह कर दें, बाजार वीरान हो गए और महल पर भी कब्जे का खतरा मुंडलाने लगा। इधर 7 शहजादियां अपनी माँ के हुक्म के मुताबिक खुफिया रास्ते से निकलकर दूर पहाड़ों की तरफ जा रही थीं। उनके दिल अपनी माँ की फिक्र से भरे हुए थे, मगर उन्हें यकीन था कि हालात बेहतर होते ही मलका उन्हें ढूंढकर वापस बुला लेगी। मगर उन्हें क्या मालूम था कि उनकी जिंदगी एक ऐसे सफर की तरफ बढ़ रही है जिसके बाद सब कुछ बदल जाने वाला था। 7 शहजादियां जंगल की तरफ चलती रहीं। रात तेजी से गहरी होती जा रही थी। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं दरख्तों की शाखों को हिला रही थीं। कुछ देर बाद जंगल से खौफनाक आवाजें आने लगीं। कहीं भेड़िए हवा में लंबी लंबी आवाजें निकाल रहे थे, कहीं उल्लू बोल रहे थे और कहीं झाड़ियों में कोई नामालूम जानवर हरकत कर रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है। हौसला रखो, हम सब साथ हैं। 7 बहनें एक दूसरे के करीब करीब चलने लगें। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अचानक सबसे बड़ी शहजादी की नजर सामने एक बड़ी सी गार पर पड़ी। बस आज की रात गुजर जाए, सुबह सब खैर होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। शहजादियां खामोशी से एक दूसरे के साथ बैठी सुबह होने का इंतजार करने लगी। इसी दौरान एक गरीब लड़का वहां आ पहुंचा। उसके कपड़े पुराने थे और वो लंबे सफर की वजह से बहुत थका हुआ लग रहा था। उसके हाथ में एक रुमाल था जिसमें 7 रोटियां बंधी हुई थीं। लड़का गार के बाहर एक पत्थर पर बैठ गया। उसने रुमाल खोला और रोटियों को गिनने लगा। 1 खाऊं या 2 खाऊं? 3 खाऊं या फिर 7 की 7 खा लूं? गार के अंदर बैठी शहजादियों ने जब ये अल्फाज सुने तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। अब 7 शहजादियां खौफ से एक दूसरे के साथ चिमट गईं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गार से बाहर झांक कर देखे कि हकीकत में बाहर कौन बैठा है। लगता है कोई हमें खाने की बात कर रहा है। कोई आदमखोर, जिन या फिर भूत। डर के मारे 7 बहनें गार के अंदर की तरफ भागने लगी। वो जितना आगे बढ़ती जाती, गार उतनी ही गहरी होती जाती। काफी देर चलने के बाद अचानक उन्हें दूर हल्की सी रोशनी दिखाई दी। देखो, वहाँ एक घर है, शायद हमें वहाँ मदद मिल सकती है। ओह हाँ, वो बिल्कुल खूबसूरत है। जल्दी चलो। 7 बहनें एहतियात से उस खूबसूरत लकड़ी के घर की तरफ बढ़ने लगीं। सबसे आगे बड़ी शहजादी जिमल चल रही थी, जबकि एमल, फलत, नीलम, अंबर, आयशल और मोहम्मल उसके पीछे थीं। घर के करीब पहुंचकर वो हैरान रह गईं। आबशार का शफाफ पानी चांदी की तरह चमक रहा था और रंग बिरंगे फूल हुआ में झूम रहे थे। बज़ाहिर ये जगह किसी परियों की वादी जैसी लगती थी, मगर उन्हें क्या मालूम था कि ये एक खौफनाक आदमखोर और उसकी बीवी का घर है। दरवाजा आहिस्ता से खुला और आदमखोर की बीवी ने उन्हें अंदर आने की इजाजत दे दी। थकी हुई शहजादियां खुशी खुशी घर के अंदर दाखिल हो गईं। कितनी मेहरबान औरत है, उसने हमें अपने घर में आने की इजाजत दी। मगर ये जंगल में क्यों रहती है? घर के अंदर दाखिल होते ही 7 शहजादियां हैरान रह गईं। अंदर हर चीज निहायत साफ सुथरी और खूबसूरत थी। लकड़ी की मेज पर ताज़ा फल रखे हुए थे और चूल्हे में धीमी आग जल रही थी। आदमखोर की बीवी ने उन्हें एक कमरे में आराम करने का कहा। शहजादियों, तुम लोग सामने वाले कमरे में आराम करो। जैसे ही खाना तैयार होगा, मैं तुम्हें बुला लूंगी। सफर की थकन से सबका बुरा हाल था, मगर सबसे छोटी शहजादी मोहम्मल को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने खाने के लिए कुछ मांगा तो आदमखोर की बीवी ने उसे मुट्ठी भर धान दे दिया। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है?
खाना तैयार होने में अभी वक्त है, ये चावल साफ कर लाओ, मैंने जल्दी से उबाल देती हूँ। कोमल खामोशी से धान साफ करने घर के पिछले हिस्से में गई, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसके कदम रुक गए। जमीन पर इंसानी हड्डियों का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा था। ये देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया था कि ये वाकई एक खौफनाक आदमखोर का घर है। मेरा शक बिल्कुल ठीक था। ये जगह महफूज नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। मोमिन ने खौफ से इधर उधर देखा, फिर जल्दी से वापस घर के अंदर आ गई। उसने अपनी बहनों को अलग ले जाकर आहिस्ता आवाज में कहा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये लोग आदमखोर हैं। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ये आदमखोर हैं। कौन हो तुम लोग? मेरे घर में कैसे आई हो? अब तुम सातों मेरी कैद में रहोगी। कौन है ये लड़कियां? मैंने उनको घर से फरार होते हुए पकड़ा है। ये शहजादियाँ हैं। फिर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक पैदा हो गई और वो जोर से हंसने लगा। आज तो किस्मत मुझ पर बहुत मेहरबान हुई है। मैं अपने दोस्तों को दावत देने जा रहा हूँ। आज शाम एक शानदार दावत और रक्स की महफिल होगी। जो शहजादी सबसे अच्छा रक्स करेगी वो तुम्हारे साथ मेरी मलका बनकर रहेगी और बाकी सब मेरा रात का खाना बन जाएंगी। ये सुनकर पिंजरे में बैठी सातों शहजादियां खौफ से कांप उठीं। जिमिल ने अपनी बहनों को अपने करीब कर लिया। एमिल, फलक, नीलम, अंबर, आयशल और मोहम्मल की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद आदमखोर की बीवी पिंजरे के पास आई। उसने अफसोस से शहजादियों की तरफ देखा और आहिस्ता आवाज में बोली, मैं मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही थी, मगर तुम लोगों ने भागने में जल्दी कर दी। कुछ देर बाद आदमखोर वापस आ गया। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट थी और वो खुशी से गुनगुना रहा था। इधर उसकी बीवी टीना बावर्ची खाने में खाने की तैयारी कर रही थी, मगर उसके हाथ बार बार कांप रहे थे। उसके दिल में अजीब सा खौफ भर गया था। चूल्हे में जलती आग को देखते ही उसे अपना माजी याद आने लगा। कभी वो भी एक खूबसूरत महल में रहती थी। वो भी एक शहजादी थी जिसके इर्द गिर्द नौकर, चाकर और खुशियाँ थीं। फिर एक दिन आदमखोर उसे धोखे से उठाकर उस जंगल में ले आया था। वक्त गुजरता गया और वो उसकी बीवी बन गई। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर मैंने आज उन शहजादियों की मदद ना की तो उनका अंजाम भी मेरे जैसा होगा। अब और जुल्म नहीं होगा। कुछ ही देर में आदमखोर के खौफनाक दोस्त भी घर पहुंच गए। किसी के सर पर लंबे लंबे सेंग थे, किसी के दांत तलवार की तरह नोकीले थे और किसी की आंखें जलते अंगारों की मानिंद सुर्ख थीं। पूरा घर उनके कहकहों और शोर से गूंज उठा। आदमखोर बहुत खुश था। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों, पहले रक्स की महफिल हो जाए, खाना बाद में होगा। फिर उसने टीना को हुक्म दिया कि सातों शहजादियों को पिंजरे से बाहर लाया जाए। खौफजदा जिमिल, एमिल, फलक, नीलम, अंबर, ईशल और मोहम्मल आदमखोर और उसके दोस्तों के सामने लाकर खड़ी कर दी गईं। आदमखोर ने जोर से तालियां बजाएं और बोला, तुम में से जो सबसे अच्छा रक्स करेगी वो टीना की तरह मेरी मलका बन जाएगी और बाकी सब मेरा रात का खाना। चुनाचे वो कांपते दिल के साथ रक्स करने लगी। आदमखोर के दोस्त हैरत से उन्हें देखते रहे। कुछ देर बाद आदमखोर की नजरें सिर्फ मोहम्मल पर रुक गईं। वो बाकी सबको भूलकर मोहम्मल के रक्स को देखता रहा। आखिरकार वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और बोला, यही होगी मेरी मलका। फिर उसने टीना की तरफ देखकर कहा, टीना,
बाकी 6 शहजादियों को महल के पिछले हिस्से में ले जाओ, मैं अभी वहीं आता हूँ। ये सुनकर जिमल, एमल, फलक, नीलम, आंबर और ईशल के चेहरों का रंग उड़ गया। टीना भी समझ गई कि आदमखोर के इरादे खतरनाक हैं, मगर इसी लम्हे मुहम्मल ने बड़ी अक्लमंदी से आगे बढ़कर कहा, मेरे प्यारे राजकुमार, मैं चाहती हूँ मेरी बहनें भी मुझे मलका बनता देखें, खाना तो चलता ही रहेगा। मैं तुम्हारे ख्याल की कदर करता हूँ। टीना, शहजादियों को आरामदह कमरों में ठहराओ और नई मलका के लिए सुर्ख लिबास तैयार करवाओ। जैसे ही आदमखोर अपने दोस्तों के साथ जश्न में मसरूफ होने के लिए दालान की तरफ गया, टीना तेजी से शहजादियों के कमरे में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर खौफ और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सातों बहनें फौरन उसके गिर्द जमा हो गईं, क्योंकि वो समझ गई थीं कि टीना उन्हें कोई अहम बात बताने आई है। टीना ने धीमी आवाज में बताया, यही आखिरी मौका है फरार होने का। वो आदमखोर अपने दोस्तों में मसरूफ हो गया है। मगर एक मसला है। कैसा मसला? ये एक जादुई महल है, इससे फरार होना आसान नहीं। ये गोल है, रास्ता कभी खत्म नहीं होगा अगर यहाँ से निकलने की चाबी पास ना हो। महल के गिर्द एक झील है। क्या तुम लोग उसमें एक जादुई चाबी फेंकोगी तो पानी हटकर रास्ता बना देगा? वाकई? मगर वो चाबी आदमखोर के पास है। ओह नहीं, ये काम सिर्फ महमल कर सकती है। अब तक उसी ने अक्लमंदी से हम सबको बचाया है। मोमिल कुछ देर खामोश बैठी सोचती रही। फिर उसके जहन में एक जबरदस्त तरकीब आई। उसने अपनी बहनों और टीना को तसल्ली दी और खुद दालान की तरफ रवाना हो गई, जहां आदमखोर अपने दोस्तों के साथ जश्न मना रहा था। जैसे ही आदमखोर ने मोहमिल को देखा, उसका चेहरा खुशी से खुल उठा। मोहमिल ने निहायत मोहब्बत भरे अंदाज में उसके साथ रक्स करने की ख्वाहिश जाहिर की। आदमखोर तो पहले ही उससे मुतासिर था, इसलिए फौरन तैयार हो गया। रक्स शुरू हुआ तो आदमखोर अपनी खुशी में सब कुछ भूल बैठा। वो अपने दोस्तों के सामने बार बार मोहमिल की तारीफें करता और फख्र से उसकी तरफ इशारा करता रहा। दूसरी तरफ मोहमिल पूरी होशियारी से उसकी तवज्जो अपनी तरफ लगाए रखे हुए थी। इसी दौरान उसकी नजर आदमखोर की कमर से लटकती सुनहरी चाबी पर पड़ी। मुनासिब मौका मिलते ही उसने बड़ी महारत से चाबी निकालकर अपनी आस्तीन में छुपा ली। आदमखोर अपनी खुशी और गुरूर में इतना मगन था कि उसे कुछ महसूस ही न हुआ। कुछ देर बाद मोहमिल खामोशी से महफिल से निकली और अपनी बहनों के पास पहुंच गई। कमरे में दाखिल होते ही उसने सुनहरी चाबी निकालकर सबको दिखाई। चाबी देखते ही जिमल, एमल, फलक, नीलम, अंबर और आयशल के चेहरों पर उम्मीद की रोशनी फैल गई। मगर मोहमिल जानती थी कि उनके पास वक्त बहुत कम है। चुनाचे सातों बहनें टीना के साथ खिड़की के रास्ते महल के पिछले हिस्से में पहुंच गईं। वहां चांदनी में नहाई हुई एक पुरस्रार झील उनका इंतजार कर रही थी। मोहमिल ने सुनहरी चाबी को मजबूती से थामा, एक गहरी सांस ली और उसे झील के बीचों बीच फेंक दिया। चाबी पानी से टकराते ही पूरी झील सुनहरी रोशनी से जगमगा उठी। अगले ही लम्हे पानी 2 हिस्सों में बंटने लगा और उसके दरमियान एक पथरीला रास्ता नमूदार हो गया। ये मंजर देखकर सातों बहनें हैरान रह गईं, मगर टीना जानती थी कि जादू ज्यादा देर कायम नहीं रहेगा। उसने फौरन उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। सातों शहजादियां तेजी से उस रास्ते पर दौड़ने लगीं, मगर अभी वो आधे रास्ते तक ही पहुंची थी कि महल की तरफ से आदमखोर की खौफनाक धार गूंज उठी। उसे मालूम हो चुका था कि सुनहरी चाबी गायब हो चुकी है और उसकी कैद से कोई फरार होने की कोशिश कर रहा है। जीमल, इमल, फलक, नीलम, अंबर, ईशल और मुहम्मल तेजी से रास्ता पार करने लगी। झील का जादू आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था और पानी दोबारा मिलने लगा था। आखिरकार मुहम्मल ने भी आखिरी कदम रास्ते के दूसरे किनारे पर रख दिया। इसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। पूरा जादुई रास्ता, झील और आदमखोर का महल सुनहरी धुंध में छुप गए। चंद ही लम्हों में सब कुछ गायब हो गया, जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। दूर खड़ी टीना ने मुस्कुराकर शहजादियों की तरफ हाथ हिलाया। सातों बहनों ने भी नम आंखों से उसे अलविदा कहा। अगले ही लम्हे टीना, जादुई महल और पूरी वादी धुंध में गुम हो गए। अब सातों शहजादियां अपनी दुनिया में वापस आ चुकी थीं। लगता है जंग खत्म हो गई है। सल्तनत में बड़ा सुकून सा लग रहा है। घर वापस चलते हैं। वालिदा ने कितना ढूंढा होगा हमें। अब हमें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। मगर जैसे ही वो महल के करीब पहुंचे, उन्हें सब कुछ बदला बदला सा महसूस होने लगा। वही महल था, वही बुलंद मीनार थे,
मगर वहाँ पहले जैसी रौनक नहीं थी। महल के सामने मौजूद वो खूबसूरत बाग भी बदल चुका था, जहाँ वो बचपन में खेला करती थीं। फूलों की क्यारियां तो मौजूद थीं, मगर वहाँ अजनबी लोग घूम रहे थे और हर तरफ नए सिपाही पहरा दे रहे थे। सातों बहनें हैरान नजरों से इर्द गिर्द देख ही रही थीं कि चंद सिपाही उनकी तरफ बढ़ आए। कौन हो तुम लोग? और यहाँ क्या करने आई हो? शहजादियां कुछ समझाते इससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सिपाही उन्हें कैदियों की तरह महल के अंदर ले गए। महल के शाही बाग में एक आलीशान तख्त सजा हुआ था। उस पर एक अजनबी मलका बैठी थी, जबकि कई कैनीजें उसकी खिदमत में मसरूफ थीं। मलका ने सातों लड़कियों को गौर से देखा और फिर एक एक करके उनके नाम पूछने लगी। ले जाओ इन्हें और कैद कर दो। क्या? इनका फैसला बाद में किया जाएगा। कैद खाने में पहुंचकर उन्हें वो हकीकत मालूम हुई जिसने उनके कदमों तले जमीन निकाल दी। उनके वालिद जंग में शहीद हो चुके थे। दुश्मनों ने सल्तनत पर कब्जा कर लिया था और उनकी वालदा मलका कई माह से महल के एक हिस्से में कैद जिंदगी गुजार रही थीं। सातों शहजादियां भी अपनी माँ से लिपटकर ज़ारो कतार रोने लगीं। अब वो शहजादियां नहीं रही थीं, वो यतीम हो चुकी थीं। चंद दिन बाद नई मलका ने उन सब को महल की खादमाएं बना दिया। जीमल को शाही दरबार, तख्तगाह और मेहमान खाने की सफाई का काम दिया गया। वो हर सुबह संगे मरमर के फर्श चमकाती, शाही तख्त साफ करती और दरबार को हर वक्त शानदार रखती थी। एमल को शाही बावर्ची खाने में काम सौंपा गया। वो बर्तन धोती, सब्जियां काटती, आटा गूंथती, खाने की तैयारी में बावर्चियों की मदद करती और शाही दावतों का सारा इंतजाम संभालती थी। फलक को शाही बागात की देखभाल दी गई। वो रोजाना फूलों को पानी देती, नई पौधियां लगाती, सूखे पत्ते साफ करती और पूरे बाग को हमेशा सरसब्ज और खूबसूरत रखती थी। नीलम को शाही इस्तबल की जिम्मेदारी मिली। वो घोड़ों को नहलाती, उन्हें चारा डालती, इस्तबल साफ करती, जैन तैयार करती और बादशाह की सवारी हर वक्त तैयार रखती थी। अंबर को नई मलका के शाही लिबास, जेवरात और सिंगार की निगरानी सौंपी गई। वो रोजाना कीमती लिबास संभालती, जेवरात तरतीब देती और मलका को शाही तकरीबों के लिए तैयार करती थी। ईशल को महल के कमरों, राहदारियों, शाही सीढ़ियों और बड़े हालों की सफाई का काम दिया गया। वो सुबह से शाम तक पूरे महल को साफ, चमकता और खूबसूरत रखने में मसरूफ रहती थी। मुहम्मल को नई मलका की जाती खादिमा मुकर्रर किया गया। वो हर वक्त मलका के साथ रहती, उसके अहकामात पूरे करती, शाही कमरों का इंतजाम संभालती और महल के अंदरूनी मामलात पर भी नजर रखती थी। वक्त गुजरता गया। सातों शहजादियां महल में खादमाओं की तरह जिंदगी गुजार रही थीं। सुबह से रात तक वो सख्त मेहनत करती, मगर कोई उनकी असल हकीकत नहीं जानता था। उन दिनों सल्तनत का नया बादशाह अपनी खूबसूरती और रोब व दबदबे की वजह से मशहूर था। वो निहायत खुद पसंद और ताकतवर हुक्मरान था। महल में उसके हुक्म के बगैर कोई सांस लेने की भी जुर्रत नहीं करता था। चूँकि मुहम्मल नई मलका खजीना सुल्तान की जाती खादमा थी, इसलिए उसे अक्सर शाही महल के अंदरूनी हिस्सों में जाने का मौका मिलता था। मुहम्मल बहुत ज़हीन थी। उसने जल्द ही समझ लिया कि अगर उसे अपनी माँ और बहनों की हालत बदलनी है तो उसे महल में अपना असरो रसूख पैदा करना होगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी अक्ल, हाजिर जवाबी और शाइस्तगी से बादशाह की तवज्जो हासिल करना शुरू कर दी। जब भी बादशाह महल में आता, मुहम्मल दूसरों से मुख्तलिफ नजर आती। उसके अंदाज में शाही वकार था, गोया वो कोई खादमा नहीं बल्कि किसी शाही खानदान की फर्द हो। वक्त के साथ बादशाह की दिलचस्पी मुहम्मल में बढ़ने लगी। दूसरी तरफ खजीना सुल्तान अपने हुरूर, हसद और सख्त मिजाजी की वजह से रोज बरोज बादशाह से दूर होती जा रही थी। अब बादशाह महल के मामलात में भी मुहम्मल की राय सुनने लगा था, जिससे खजीना सुल्तान के दिल में उसके लिए नफरत पैदा होने लगी। कई माह गुजर गए। फिर एक दिन शाही दरबार में ऐसा ऐलान हुआ जिसने पूरे महल को हिला कर रख दिया। बादशाह ने सबके सामने ऐलान किया कि वो मुहम्मल को अपनी नई मलका बनाना चाहता है। ये सुनते ही दरबार में खलबली मच गई। अमीर, वजीर, सिपाही और खादिम सब हैरान रह गए, मगर सबसे ज्यादा सदमा खजीना सुल्तान
سلطان کو پہنچا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور غصے سے چیخنے لگی۔ اس نے دربار کے سامنے شاہی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کا شور و غصہ بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کے حکم کو کھلے عام چیلنج کر دیا۔ بادشاہ کو اپنی نافرمانی سخت ناپسند تھی۔ اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ خزینہ سلطان کو گرفتار کر لیا جائے۔ چند لمحوں بعد سپاہی اسے دربار سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور قید خانے میں ڈال دیا۔ ادھر محمل حیران کھڑی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک وقت کی یتیم اور بے بس شہزادی کی قسمت اتنی تیزی سے بدلنے والی ہے۔ لگتا ہے میرے اللہ نے مجھ یتیم کی دعا سن لی ہے۔ ملکہ بنتے ہی مومل نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد طے کر لیا۔ وہ اپنے والد کی شہادت، اپنی والدہ کی قید اور اپنی بہنوں پر ہونے والے ظلم کو کبھی نہیں بھولی تھی۔ محل کی شان و شوکت کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس کے دل میں اپنے خاندان کا درد زندہ تھا۔ چنانچہ اس نے خاموشی سے اپنا منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ ہر رات وہ بادشاہ علی شاہ سلطان کو نیند کی دوا دے دیتی تاکہ وہ گہری نیند میں سو جائے اور سلطنت کے معاملات میں مداخلت نہ کر سکے۔ دوسری طرف محمل نے خفیہ طور پر اپنے وفادار سپاہیوں، پرانے وزیروں، مشیروں اور اپنے والد کے حامیوں کو دوبارہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کے گرد ایک طاقتور فوج جمع ہو گئی۔ کئی مہینوں کی تیاری کے بعد وہ دن بھی آ پہنچا جس کا محمل برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ ایک صبح اچانک شاہی محل کے دروازے کھل گئے۔ محمل کی فوج نے بجلی کی رفتار سے پورے محل کا گھیراؤ کر لیا۔ سپاہیوں نے دشمن کے جھنڈے گرا دیے اور شاہی تخت پر قبضہ کر لیا۔ محل میں ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ بادشاہ علی شاہ سلطان، جسے کبھی طاقت کا پہاڑ سمجھا جاتا تھا، اس اچانک بغاوت کے سامنے بے بس ہو گیا۔ جس شخص کے حکم سے ہزاروں سپاہی تلواریں اٹھا لیتے تھے، وہ ایک شہزادی کی محبت اور اس کی چالاکی کے سامنے شکست کھا گیا۔ اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ سب سے پہلے محمل نے اپنی والدہ کو عزت و احترام کے ساتھ قید سے آزاد کروایا۔ برسوں بعد ملکہ دوبارہ اپنے شاہی لباس میں محل کے دربار میں داخل ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر پوری سلطنت خوشی سے جھوم اٹھی۔ زمل، ایمل، فلک، نیلم، امبر، ایشل اور محمل ایک بار پھر اپنی کھوئی ہوئی عزت اور مقام حاصل کر چکی تھیں۔ جلد ہی سلطنت میں امن، خوشحالی اور انصاف واپس آ گیا۔ رعایا خوش تھی، بازار آباد تھے اور لوگ اپنی 7 شہزادیوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان 7 یتیم شہزادیوں نے ایسی شاندار اور منصفانہ حکومت کی کہ ان کا نام صدیوں تک لوگوں کی زبانوں پر رہا۔ آج بھی ان کی بہادری، عقل مندی اور بہنوں کی محبت کی داستانیں سنائی جاتی ہیں۔ میں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہونے کی حیثیت سے بطور انسان، بطور مسلمان اور بطور پاکستانی منتہا قتل کیس کی شدید مذمت کرتی ہوں، اور میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے مجرموں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور ان کو کیفری اقدار تک پہنچایا جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس طرح کے جرائم سے محفوظ رہ سکیں۔ شکریہ۔